मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। भाजपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में वे पार्टी में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा करती हूँ। अपर्णा यादव ने 2017 में विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। चुनाव में अपर्णा 63,000 मत प्राप्त कर दूसरे नंबर पर थी। अपर्णा हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं। यहाँ तक उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था। हाथरस रेपकांड को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। 19 वर्षीय हाथरस दुष्कर्म और हत्या पीड़िता के परिवार ने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पीड़िता के भाई ने कहा है कि वे राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहन के लिए न्याय मांगना उनकी पहली प्राथमिकता है, न कि चुनाव लड़ना। बता दें कि कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को टिकट देकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। पीड़िता के छोटे भाई ने कहा कि मामला अभी न्यायालय में है। 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते। पंजाब में लगातार दूसरे दिन रेत खनन माफियाओं पर ईडी की छापेमारी जारी रही। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़, मोहाली, पठानकोट तथा लुधियाना में ये छापेमारी जारी है। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी भी ईडी के रडार पर हैं। भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उनके सहयोगी संदीप कुमार के घर से अब तक करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की गई है। उधर छापेमारी पर सवाल उठाते हुए सीएम चन्नी ने कहा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी ने सीएम चन्नी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि अगर ईडी की छापेमारी में दम नहीं है तो चन्नी को घबराना नहीं चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर अचानक तेजी देखने को मिली है। एक दिन में कोरोना के 2,82,970 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो मंगलवार को 2,38,018 थे। मंगलवार के मुकाबले 44,889 ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 8,961 हो गई है। वहीं WHO के भारत में प्रतिनिधि रॉड्रिगो एच ऑफ्रिन का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने और यात्रा प्रतिबंध जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जान और रोजगार दोनों ही बचाना जरूरी है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में विशेष होगा। सुरक्षा एजेंसियों को मिले अलर्ट को देखते हुए एंटी ड्रोन टीम तैनात की गई है, जो आसमान पर किसी भी हलचल पर नजर रखेगी। इसी तरह राजपथ पर 300 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। मुख्य समारोह में 4,000 से 8,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राफेल के साथ ही 75 एयरक्राफ्ट हवा में करतब दिखाएंगे। 17 जगुआर एयरक्राफ्ट इस दौरान भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेंगे। कोविड-19 के कारण ये दूसरी बार है जब गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। हालांकि पहले मध्य एशियाई देशों के 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया जाना था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। देश के ई कॉमर्स कारोबार के लिए सरकार नई नीति बना रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति का संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया है। नई नीति के तहत खुदरा कारोबारियों को अपने ग्राहकों को डिस्काउंट, कैशबैक और रिवॉर्ड देते समय उचित कारोबारी व्यवहार अपनाना होगा। दरअसल नए नियमों के जरिए सरकार की मंशा देश के ई कॉमर्स क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करना है। अभी तक विदेशी निवेश पाने वाली ई कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को भारी छूट देती हैं। इसका सीधा असर परंपरागत कारोबारियों पर पड़ता है। कई बार एक्सक्लूसिव के नाम पर स्मार्टफोन जैसे उत्पाद सिर्फ एक ही वेबसाइट पर मिलते हैं। इन उत्पादों को बाजार में नहीं उतारा जाता, जो व्यापार की दृष्टि से उचित नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अब छात्रों को MA हिंदू अध्ययन की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। PG स्तर पर शुरू हुए इस पाठ्यक्रम में 46 छात्रों ने प्रवेश लिया है। इसमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं।
ये पाठ्यक्रम भारत अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी कक्षाएं 19 जनवरी से चलेंगी। 21 जनवरी तक इंट्रोडक्टरी होगी। उसके बाद 25 जनवरी से वीकली प्रोग्राम चलेगा। इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा नई शिक्षा नीति के तहत ही बनाई गई है। BHU के अनुसार ये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जाने वाला अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ईंधन संकट देश की मुश्किलें बढ़ा रहा है। भारत ने करोड़ों का आर्थिक पैकेज देकर पड़ोसी देश की मदद की घोषणा की है। ईंधन संकट में भी भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मदद ली जाएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने श्रीलंका को पेमेंट सपोर्ट सहायता के अलावा $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की है। भारत के आर्थिक पैकेज ने 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड के निपटान के बाद आने वाले आर्थिक संकट को टाल दिया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में उसके दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खेल जगत से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सानिया मिर्जा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका आखिरी सीजन होगा, यानी कि 2022 में सानिया मिर्जा आखिरी बार टेनिस कोर्ट में दिखाई देंगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले में बुधवार को हार का सामना करने के बाद सानिया मिर्जा ने इसकी घोषणा की। सानिया का कहना है कि वे हफ्ते दर हफ्ते आगे की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वह पूरा सीजन खेल पाएंगी या नहीं ये पक्का नहीं है। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2015 में विंबलडन और US ओपन का खिताब जीता था। वहीं मिक्स डबल्स में वो 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में US ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। 35 साल की सानिया भारत की सबसे बड़ी महिला टेनिस स्टार हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में विवाद बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन को लेकर तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मंगलवार को चेतावनी दी कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि बेहद खतरनाक स्थिति बताने के बावजूद वॉशिंगटन ने मॉस्को के साथ कूटनीति के दरवाजे खुले रखे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बात की और दोनों नेता इस सप्ताह जिनेवा में मिलने के लिए सहमत हुए। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोषी ठहराया और कहा कि यूक्रेन की सीमा पर 100,000 रूसी सैनिकों को इकट्ठा करके संकट पैदा किया गया। साथ ही कहा कि इसमें संयुक्त अभ्यास के लिए हाल ही में बेलारूस में रूसी सेना को स्थानांतरित करना और यूक्रेन की पूर्वी सीमाओं पर अतिरिक्त अभ्यास करना शामिल है।